तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी 2.0 का एग्जाम देंगे, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए सामाजिक विज्ञान का 6 to 8 में जो है प्रैक्टिस सेट पहला करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोग का जो है 9th 10th का जो है सामाजिक विज्ञान का 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। अगर अभी तक नहीं देखे तो जाइए देखिए। और जो है 9th 10th वालों का जो आपका सामाजिक विज्ञान का वो अगर 6 to 8 वाले बनाते हैं तो भी उनके लिए भी यूजफुल ही रहेगा। तो चलिए साथियों, आज स्टार्ट करते हैं 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट। और ये जो है आपका 9th 10th वालों के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में आप एक दूसरे का पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो है, और पार्ट 3 का जो है आपका पहला क्वेश्चन 71 नंबर है, क्योंकि आपको पता है कि पहला पार्ट जो है 30 क्वेश्चन जो रहेगा आपका अर्हता भाषा का रहेगा, और उसके बाद 40 क्वेश्चन जो आपका क्या होगा कि पेपर जो आपका होगा कॉमन पेपर उसका रहता है। तो हम सामाजिक विज्ञान वाला आपका पेपर करवा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, कह रहा है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम है क्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सबसे पहले जो आपके पुर्तगालियाँ, फिर जो है आपका क्या डच आया आपका, ठीक है, फिर उसके बाद अंग्रेज आया, और फिर जो है फ्रांसीसी आया। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना, पुर्तगाली जो कंपनी आया था कि कब आया था, तो 1498 में आया था, ठीक है। उसके बाद डच जो आया था आपका 1605 में आया था। ध्यान रखिएगा, व्यापारियों का आगमन पूछ रहा है। उसके बाद अंग्रेज 1613, और लास्ट में आपका जो हो जाता है फ्रांसीसी, क्या हो जाता है, तो 1664 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि पहला जो आपका है, सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं, और दूसरा जो है शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण है। तो क्या होगा इसका बताइए। आपका जो है कह रहा है कि सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं, नहीं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि शिलालेख जो है कठोर सतहों पर उत्कीर्ण होते थे, बिल्कुल धातु पे या जो है पत्थर पे उत्कीर्ण कराया जाता था, ठीक है, ताकि उसको बहुत दिन तक जो है उसको स्मृति के रूप में रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि गांव आधारित उद्योगों की व्यापक दृष्टि वाली पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी समिति थी, तो आपका हंटर कमीशन था, ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो आपको ध्यान होना चाहिए 1919 में, ठीक है। और रोलेट एक्ट के विरुद्ध में जो है सभा हो रहा था, और जो इसके बारे में मुखबिरी कर दिया था, तो अंग्रेज अधिकारी जो जनरल डायर ने क्या किया था, गोली चलवा दिया था। आगे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी के किस महीने में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अगस्त में, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है। तो इसका क्या होगा बताइए आंसर। तो ये हो जाएगा आपका जो है भारतीय और यूनानी शैली दोनों का मिश्रण है, कौन सा, तो गांधार शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर टॉमस रू ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। अनुमति पूछ रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका जहांगीर से। ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी क्या। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें जो है आपका 7 मंत्री जो थे आपके ब्राह्मण थे, ठीक है। इसके जो अष्टप्रधान में क्या होता है देखिए, हर डिपार्टमेंट का जो आपका शिवाजी का जो होता है ना, हर डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का जो है पदार्थी जैसा भी मंत्रालय होता है ना, उसी तरीके से नियुक्त किया जाता था। तो इसमें जो आपके 7 क्या था, एक ही ब्राह्मण जो है जात के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे कौन। तो आपको पता होना चाहिए, वो जगह आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई थी।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि कल कारखाना वगैरह फैक्ट्री वगैरह सबसे पहले कहाँ से, यूरोप में भी कहाँ शुरू हुआ, तो इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा आपका सातवाहन वंश का। ठीक है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको ध्यान रखना कि सीमुख था। कौन था? सीमुख थे। और इसी जो है वंश से, जो सातवाहन वंश से ही ब्राह्मण को जो है भूमि जो है दान में देने का प्रथा स्टार्ट हुआ था। मतलब दान उन जो दिया जाता है आजकल ब्राह्मण को, वो जो है वहीं से सातवाहन वंश से ही मिल लिया, स्टार्ट हुआ था जमीन में देने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आगरा शहर का निर्माण करवाया था किसने। तो ये आपको एकदम रटा होना चाहिए, सिकंदर लोधी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर और रोहिणी। सॉरी दोस्तों, इसको सुधार कर लीजिएगा। आपका जो है 1857 का विद्रोह जो है बिहार के सबसे पहले रोहिणी से स्टार्ट हुआ था। रोहिणी का मतलब हो गया अभी जो देवघर है, बिहार का जो पूर्वी भाग होता था उस समय, रोहिणी वहीं से स्टार्ट हुआ था। और कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, 12 जून 1857 को हुआ था। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है यहीं पे विस्फोट उस्फोट और विद्रोह जो देखने को मिला। उसके बाद जो है पटना में, फिर मुजफ्फरपुर और लास्ट में जगदीशपुर में, जहाँ पे जो आपको पता होगा वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे आरा से। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान जो है सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ये हो जाएगा आपका जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 1828 में। ठीक है। और ये भी पूछा जाता है किसके प्रयास से, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। बाकी लॉर्ड डलहौजी के बारे में ध्यान रखिएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, व्यापगत नीति का सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी लाया था। इसके अंतर्गत जो है होता था कि जिस राजा के पास अपना जो है पुत्र नहीं होता था, उसके जो संपत्ति को या उसके राजपाट को जो है अंग्रेज अपने शासन में मिला लेती थी, या जिससे कंट्रोल नहीं चलता था, जिससे सही से जिसका राज्य नहीं संभल पाता था, तो उसको भी मिला लेती थी। इसी को बोलते हैं व्यापगत नीति का सिद्धांत। और डाक तार भी चलाने का जो है क्रेडिट सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ट्रेन चलाने का भी क्रेडिट इसी को जाता है। 1853 ईस्वी में चलवाया था इन्होंने। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में ध्यान रखिएगा कि 1857 के जो विद्रोह हुआ था उस समय यही वायसराय थे। चलिए नेक्स्ट जो है आपका सूची 1 और सूची 2 का मिलान स्थान है, इसको करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए और करते हैं। चलिए, जैसे मेगास्थनीज जो है आपको पता होना चाहिए, एक राजदूत था जो किसके दरबार में आया था, तो मौर्य वंश के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। फाहियान जो है आपका जो है किसके दरबार में आया था, तो आपको पता होना चाहिए, फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, जो कि गुप्त वंश का था। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका ह्वेनसांग, ये भी चीनी यात्री था, और जो है चीनी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित संकलन को जो है एकत्र करने के लिए यहाँ पे आया था। और ये जो है आपका पुष्यभूति वंश के, ये मतलब किस राजा के, अगर पूछा जाए किस राजा के दरबार में आया था ह्वेनसांग, तो हर्षवर्धन के दरबार में। और हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश का जो है एक राजा था। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन के दरबार में आया था कौन, तो ह्वेनसांग आया था। ठीक है आपका। चलिए, तो इस हिसाब से आपका कूट का आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। ठीक है। तो इसमें जो आ जाएगा आपका बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। आजकल जो आप लोग मतलब बहुत जो होता है ना कि कर्म नहीं भाग्य के सारे थे, तो वो जो है कहते थे कि पहले कर्म को मानो और कर्म का समर्थन करते थे, बुद्ध और महावीर दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए, सूर्यसेन था। ठीक है। चटगांव शस्त्रागार जो कांड हुआ था, ठीक है, चटगांव आपका जो है बांग्लादेश में पड़ता है, हालांकि बंटवारा के बाद। ठीक है। उस समय तो बांग्लादेश भी अपने इंडिया में ही था, पाकिस्तान भी इंडिया में था। ठीक है। पूर्वी जो आपका भाग है जो, तो यहीं पे जो आपका चटगांव शस्त्रागार का जो कांड हुआ था, उसके जो मेन मास्टरमाइंड आदमी कौन थे, तो सूर्यसेन थे। इसको जो है मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये पढ़ाते उड़ाते भी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि मथुरा कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, बताइए। मथुरा कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। करा कि यह बैक्टीरियाई, पार्थियाई एवं स्थानीय गांधार परंपरा का जो है संगम है।
सही बात है, ठीक है। आगे कह रहा है कि बुद्ध की प्रतिमा को यक्ष चित्रों की तर्ज पर बनाया गया है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। कह रहा है कि यद्यपि बौद्ध धर्म की प्रतिमा बड़ी संख्या में पाई जाती है, वैष्णव एवं शैव धर्मों की प्रतिमाएं भी पाई जाती है। ये गलत बात है, आपको बौद्ध धर्म का जो प्रतिमा है बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो उस समय आपको पता होना चाहिए भारत का शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी 7th फेज के पीआरटी में पेपर में भी आया था, तो इसको ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। इब्न बतूता था कहाँ का? तो मोरक्को का यात्री था। ये भी पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था तो मोरक्को से आया था, ठीक है। और एक इसके पुस्तक का नाम होता है, ठीक है, रेहला, जो इब्न बतूता लिखा था, वो भी बहुत पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, ठीक है। तो चलिए विचार करते। कह रहा कि वह अहमदनगर का एक निजाम शाही सुल्तान था, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा कह रहा कि उसने किताब ए नौरस नामक एक पुस्तक की रचना की, तो ये जो है आपका सही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा कि उसने महजरनामा जारी किया, ये भी आपका गलत है। देखिए पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि वह अहमदनगर का एक निजाम शाही सुल्तान नहीं था, वो जो था आपका बीजापुर का था, ठीक है। क्या का था? तो बीजापुर का था, ठीक है। दूसरा जो है आपका उसने किताब क्या है? तो किताब नौरस नामक एक पुस्तक की रचना की, वह जो संगीत का बहुत ही बड़ा प्रेमी था और इस पुस्तक में जो है संगीत के बारे में ही वर्णन किया है। आगे कह रहा है कि उसने जो है महजरनामा जारी किया, वो ये आपका गलत है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्ध को कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था उसको जो है खानवा का युद्ध बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था, ठीक है। बाबर जो था आपका मुगल वंश का नींव डालने वाला शासक था, ठीक है। उसने ही सबसे पहले जो है भारत में इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है मुगल वंश का नींव डाल दिया था। किसका? तो लोदी वंश का नींव खत्म करके। उसके बाद जो है 1527 में, अगले साल ही 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध जो बाबर लड़ा अपने ज़िंदगी का हिंदुस्तान की धरती पे, वो था आपका खानवा का युद्ध। जो राणा सांगा क्या कहते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का मदद किया था, उसी के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है राणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा 1527 में, जो खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद 2 युद्ध और लड़ा था उसने, ठीक है, बाबर, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 1528 और 1529 में, और लास्ट में जो है 1530 में जो बाबर का मृत्यु हो गया। इस हिंदुस्तान की धरती पे मात्र 4 साल जो है बाबर का समय व्यतीत हुआ, जिसमें वह चारों साल युद्ध ही लड़ा। तो उसका जो है ज़िंदगी संघर्ष में ही चला गया हिंदुस्तान की धरती पे। हालांकि भोग उसके जो उत्तराधिकारी हुमायूं ने किया जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राशस्त्य के विषय में गलत है? तो बताइए कौन सा गलत हो जाएगा आपका? तो ये बोल रहा है कि इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, ये आपका गलत है। लिखते नहीं थे, ये उत्कीर्ण करवाते थे, ठीक है। और ये जो है जो भी राज दरबारी वगैरह में रहते थे उससे करवाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? तो ये आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। और इसके बारे में जो है ये म्यूजिक का प्रेमी था। इसके बारे में उस समय का जो समुद्रगुप्त के समय जो सिक्का चला था उसको देख के इतिहासकार ने अनुमान लगाया है, क्योंकि सिक्का पर जो है समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इससे यह साबित होता है कि इतिहासकार का ऐसा मानना है कि समुद्रगुप्त जो जो था संगीत का प्रेमी भी था। और दूसरा बात जो है ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त के बारे में कि ये जो है इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों का सही कालक्रम में सजाइए, ठीक है। कौन सा वंश सबसे पहला है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, इस तरीके से इसको सजाना है, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहले हो जाएगा मौर्य वंश, ठीक है।
उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है, उसके बाद आपका आ जाएगा जो है कुषाण वंश, फिर हो जाएगा आपका जो है मौर्य वंश के बाद जो है एक नंबर मौर्य वंश, दूसरा हो जाएगा कुषाण वंश, तीसरे नंबर पे जो है आपका आ जाएगा सातवाहन आ जाएगा, ठीक है। और चौथे नंबर पे लास्ट आ जाएगा आपका गुप्त वंश। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी, क्योंकि इसका मेन कारण क्या था, क्योंकि शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, ठीक है। अभी भी देखिएगा तो वो जो किला होता था राजा का, जहाँ पे राजा लोग रहते थे, मतलब अब उसके सैनिक वगैरह घोड़ा वगैरह सब रहता था, तो बहुत ही मोटा मोटा दीवार से घिरा रहता था, क्योंकि उस समय जो है युद्ध करना समझिए कि एक प्रथा था, ठीक है। अगर जीना है तो सर्वाइव करना तो युद्ध करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गजनी के सुल्तान महमूद गजनबी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो है सूची को मिलाना है, सूची 1 और सूची 2 को। जैसे आपका सिंधु स्थल जो दिया गया, हड़प्पा कालीन सभ्यता दिया गया है, उसका जो स्थल दिया गया है और किस स्थान पे वो था, इसको मिलाना है। जैसे लोथल जो है आपका कहाँ पे था, तो आपको पता होना चाहिए गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है रोपड़ आपको पता होना चाहिए पंजाब में। राखी गढ़ी आपका हरियाणा हो जाएगा, राखी गढ़ी हरियाणा हो जाएगा, और कालीबंगा जो है आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, जो है 98 का आपका जो है आपका निकल कर आ जाएगा, कूट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए। कह रहा है कि सिकंदर के बारे में इसमें मेनली स्टेटमेंट दिया गया है। कह रहा 326 BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्मदिन से पहले। कह रहा 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, ये भी आपका जो है सही है। कह रहा है कि सिकंदर की मृत्यु 332 BC में हुई, ये गलत है आपका। सिकंदर का मृत्यु जो हुआ था आपका 323 BC में हुआ था, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 323 साल पहले, ठीक है। और जो है इसके बारे में ध्यान रखना है कि सिकंदर का मृत्यु जो है बुखार ज्वर जो लगा था उसको, बुखार बहुत तेज लगा था और 10 दिन तक लगा, और जो है उसके बाद जो उसकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका सुमेलित करना है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास का क्या क्या उम्र होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य का उम्र क्या होना चाहिए आपको बताइए, तो ब्रह्मचर्य का उम्र होगा 50 से लेकर आपका 75 वर्ष। सॉरी दोस्तों, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है आपका जो है ब्रह्मचर्य कब करते हैं, जब आप अति यौवनावस्था में रहते हैं, जैसे जवानी में है, तो जन्म से लेकर 25 साल का जो उम्र होता है वो आपका ब्रह्मचर्य जीवन कहलाता है। इसी को विद्यार्थी जीवन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गृहस्थ जीवन जो हो जाएगा आपका 25 से लेकर 50 साल, इसको जो है गृहस्थ बोलते हैं। इसमें जो आदमी शादीशुदा होता है, बाल बच्चा, ठीक है, नाती पोता, इसी सब उम्र में ज़्यादातर आदमी बनता है। वानप्रस्थ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो वानप्रस्थ जो हो जाएगा आपका 50 से 75 हो जाएगा, ठीक है। और जब आदमी का बुद्धि दिमाग ताकत सब कुछ खत्म होने लगता है तो क्या हो जाता है, लास्ट में सन्यासी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं, क्योंकि। तो या क्यों कहते हैं, क्योंकि वे अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वो जल का भी अवशोषण करते हैं, इसलिए तो इसको आर्द्रता ग्राही कहते हैं। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन व प्रक्रिया होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका 4 आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। उठा हुआ जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको जो है ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है कब से कब, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका जून से लेकर सितंबर तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। ठीक है, और बिहार का जो है उत्तर पश्चिम भाग जो है आपका सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से ही घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तिथि में क्या होता है, तो उसको जो है एक दिन का फायदा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका जो है दिया गया है इसमें आपका सुमेलित करना है। जैसे खेतरी किसके लिए फेमस है, नवेली किसके लिए फेमस है, तो चलिए इसका मिलान करते हैं। खेतरी राजस्थान का जगह है, वो आपका तांबा के लिए फेमस है। ठीक है, बहुत पूछता है ये। निवेली आपका जो है लिग्नाइट कोला के लिए फेमस है। जादूगोड़ा जो है आपका यूरेनियम के लिए फेमस है। और जो है कुंद्रेमुख जो है आपका लौह एस्क के लिए फेमस है। ठीक है, लौह एस्क मतलब लोहा। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, तो इस हिसाब से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, चूना पत्थर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य किन देशांतरों के बीच जो अवस्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका देशांतर पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अक्षांश नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो है लगभग 83 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक। ठीक है, हालांकि इसका जो एग्जैक्ट डाटा अलग होता है, 83 डिग्री, ठीक है, 19 मिनट, उसके बाद 50 सेकंड से लेके आपका जो है 88 डिग्री। ठीक है, 88 डिग्री, और उसके बाद जो है 17 मिनट और 40 सेकंड। हालांकि सीधा ही यहाँ पे डिग्री में बात किया गया है, तो 63 डिग्री से लेकर 88 डिग्री तक ध्यान रखिएगा, देशांतर है। चलिए, अक्षांश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस जनगणना में भारत की जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक हुई थी, मतलब जनसंख्या बढ़ने की जगह पे जो है 10 साल में जनसंख्या घट ही गया था, तो वो था आपका जो है 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, निर्यात का मतलब होता है दूसरे देश में भेजना अपने देश से, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विशाखापत्तनम और मुर्मुगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, दक्षिण अमेरिका का पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा जो है कथन सही है। कह रहा है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होता है वहाँ पे क्या होता है, सघन मतलब होता है बहुत नज़दीक नज़दीक वन रहता है। ठीक है, औसत वर्षा वाले क्षेत्र में जो है आपका मानसूनी वन पाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, जहाँ पे एवरेज होता है वहाँ पे मानसूनी वन हो जाता है। और निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में शीतोष्ण जो है आपका घास के मैदान पाया जाता है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म जो है आपका गलत है। ठीक है, गलत पूछ रहा है, तो आपका जो है इथोपिया की राजधानी सुवा नहीं होगी। ठीक है, ये आपका गलत है। इथोपिया की राजधानी कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए अदीस अबाबा है। कहाँ है, तो अदीस अबाबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैस्पियन सागर या झील अवस्थित कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका इसका कुछ भाग यूरोप में है और कुछ भाग जो है आपका एशिया में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य सागरीय समुद्री जलवायु की विशेषता क्या है, तो इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है कि ये जो है आपका सूक्ष्म ग्रीष्मकाल अति ग्रीष्मकाल और आर्द्र जो है यहाँ पे सर्दियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में। ठीक है, ध्यान रखिएगा दक्षिण गोलार्ध में पूछा जा रहा है, साउथ पोल में। ये वाला जैसे ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका विषुवत रेखा, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इस गोलार्ध में जो है आपका 22 दिसंबर को जो क्या होता है, ग्रीष्म अयनांत होता है। हाँ, ग्रीष्म अयनांत का मतलब होता है कि जैसे 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, जिससे जो है सबसे ज़्यादा गर्मी का माहौल रहता है उस समय। चलिए आगे कह रहा है कि समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका 1013.25 मिलीबार होता है।
ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा डाटा, ठीक है। आगे कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। गंडक, कमला, बागमती। हालांकि इसमें और भी बता देता हूँ कुछ नदियाँ, ध्यान रखिएगा। बलान हो जाता है, ठीक है। कोसी, महानंदा, ये सब जो है आपका, बागमती, सब जो है उत्तरी साइड से आकर जो है मिलती है, ठीक है, गंगा में। अब इसमें देखिए आपका जो है पुनपुन जो है ये साउथ बिहार का अथी क्या है, नदी है। कर्मनाशा यहाँ पे बक्सर वाला है, तो ये साउथ बिहार का हो गया, तो ऐसे ही ऑप्शन छाट सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा डीप में पढ़िएगा तो क्या होगा, ऑप्शन छाटने में सुविधा होगा। चलिए आगे करा कि निम्नलिखित में से किसे भारत के पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जमशेदपुर। साथ ही साथ मैं साथियों आप लोग को कहना चाहूँगा कि जो भी साथी हम हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, क्योंकि लाइक तो आप लोग का बहुत कम रहता है, हो सकता है नुकसान हो लाइक करने में। जब इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर कुछ भी फायदा है तो आप जो नुकसान अपना नहीं करवा के थोड़ा लाइक कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप लाइक करें तो अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़िए और जो किसी भी तरीके से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में फेडेल के नियम के कारण पवनें विक्षेपित होती है। तो आपको पता होना चाहिए इसके दाईं ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार की आय पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि अवरोही क्रम में उनके परिणाम का सही अनुक्रम है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आपका। सबसे जो है बड़ा लेवल पे क्या होता है, तो आपका राष्ट्रीय आय होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या होता है, सबसे बड़ा होता है 1 नंबर पे। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय आय के बाद जो है सबसे बड़ा आय क्या हो जाएगा, तो आपका निजी आय हो जाएगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे। और निजी आय का मतलब समझिए कि कोई बहुत बड़ा कंपनी खोला है, प्राइवेट कंपनी, तो उसका निजी आय उसके बाद सबसे बड़ा हो जाएगा। चाहे PW ले लीजिए, चाहे कोई बड़ा इंडस्ट्री अति ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे TCS आयन जो आप लोग का एग्जाम लेती है, आप लोग अगर कंप्यूटर से एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, तो वो भी एक निजी कंपनी, तो बहुत बड़ा इनकम है उसका। उसके बाद क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए व्यक्तिगत आय होता है, फिर जो है परियोज्य आय होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ब्याज का भुगतान करना। जैसे जो भी भारत सरकार जब भी कुछ बनाती है बहुत बड़ा, चाहे स्टेडियम बनाती है, चाहे मेट्रो बनाती है, तो क्या करती है, किसी देश से लोन लेती है, चाहे बैंक से लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक से या IMF से या एशिया डेवलपमेंट बैंक से। तो क्या होता है, सरकार को जो है धीरे धीरे उससे जो कमाई होता है, मेट्रो से जो कमाई होता है, तो इनकम, जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं उसी तरीके से सरकार क्या करती है, तो वर्ल्ड बैंक से चाहे IMF से लोन लेती है, तो उसको धीरे धीरे चुकाती है। तो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण हिस्सा जो है अपने राजस्व का व्यय का कहाँ चला जाता है, तो आपका ब्याज भुगतान में चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की उस योजना का नाम बताया जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इसको IID भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साधारणतः किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जहाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका जो है मैच द कॉलम है, इसको मिलाना है। जैसे कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दिया गया किस राज्य में पड़ता है। जैसे आपका इंद्रावती है, तो इंद्रावती आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो इंद्रावती जो है आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। पेरियार आपका कहाँ पे है, तो केरला में है। वैसे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, पेरियार जहाँ भी दिखे तो आप केरला मारिएगा, बिहू बिहू दिखे तो सीधा आसाम जाइएगा, ठीक है। बिहू दिखे तो आपको कहाँ मारना है, कभी कभी भी बिहू दिख जाए, चाहे बिहू नृत्य चाहे बिहू कुछ भी, तो आसाम मारिएगा, ठीक है। आसाम होता है हालांकि, ठीक है। और जो है और भी जैसे पुष्कर दिखे तो पुष्कर कुछ भी देखे, मिला देखे, चाहे कुछ भी दिखे, तो आपको राजस्थान मारना है। चलिए कुछ चीज़ होता है जो कीवर्ड से पकड़ा जाता है। जैसे बांदीपुर आपका कहाँ हो गया, तो बांदीपुर वन्य जीव आपका जो अभयारण्य है, बाघ जो आरक्षित क्षेत्र है, कर्नाटक में है, ठीक है। और सिमलीपाल कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। चिल्का झील भी आपका उड़ीसा में ही, आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका कथन और कारण का क्वेश्चन कर रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ
12 मासी नदियाँ, मतलब 12 मासी नदियाँ का मतलब होता है जिसमें 12 मास पानी हो। आगे कह रहा है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। तो इसका जो जगह आपका कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट जो आपका उद्योग दिया गया और उसकी अवस्थिति दिया गया कि ये सब जो उद्योग कहाँ कहाँ है, किस शहर में है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं इसको। जैसे आपका रेलवे उपकरण कहाँ पे बनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए भिलाई में। ठीक है, मोटर वाहन तो ये हो जाएगा आपका जबलपुर, एमपी का एक जगह है जबलपुर। पोत निर्माण ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है कोच्चि हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद साइकिल के निर्माण के लिए सबसे फेमस जगह कौन है, तो आपका लुधियाना है, पंजाब का जो शहर है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारितंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पारितंत्र, ठीक है, इसको इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इसके बारे में जो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है, जलमंडल को पारितंत्र में शामिल नहीं किया जाता। नहीं, बिल्कुल शामिल किया जाता है, क्या दिक्कत है, इसको भी शामिल करता है। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल सब पारितंत्र का एक हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि पारितंत्र का सबसे बड़ा भाग जो है जलमंडल ही है। जैसे धरती के आपको पता होना चाहिए मात्र 25 समझिए कि 29% भाग ही समझिए कि एक तरीके से स्थल है। बाकी 71% भाग आपको पता होना चाहिए जल ही भाग है। इसमें भी 97% जल जो है आपका समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, मात्र 2-2.5% जो जल आपका सही है। ठीक है, उसमें भी आपका 0.3% जो भूमिगत जल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो चलिए विचार कह रहा है करने के लिए तो कर लेते हैं। कह रहा है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से विकसित करने का समय देना सतत विकास जो है कहलाता है। और दूसरा कह रहा है कि भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना संसाधन संरक्षण कहा जाता है। देखिए ये स्टेटमेंट जो है आपका उल्टा दे दिया गया। जैसे संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से विकसित करने के लिए समय देना जो आपका संसाधन का क्या कहलाता है, तो ये संसाधन का आपका संरक्षण कहलाता है। ठीक है, ये जो है आपका संसाधन का रिसोर्स का क्या करते हैं, तो संरक्षण करते हैं। ठीक है, और नीचे वाला जो स्टेटमेंट कर रहा है कि भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना संसाधन संचरण नहीं, तो ये आपका जो है क्या कहलाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए अस्थाई विकास कहलाता है। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, अस्थाई विकास कहलाता है। भविष्य के लिए कोई चीज़ रख रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अस्थाई विकास हो रहा है। तो मतलब उल्टा पुल्टा करके दे दिया गया स्टेटमेंट, तो इसलिए तीसरा हो जाएगा, ना तो एक सही होगा ना ही दो सही होगा। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 130 है, गेहूं के बारे में जो है बताना आपको कौन सा जो है कथन जो है सही नहीं है। कह रहा है गेहूं के बारे में गलत कथन पूछ रहा है, मतलब कथन सही नहीं है मतलब गलत पूछ रहा है। कह रहा है कि गेहूं के लिए 100 से लेकर 150 जो है सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। नहीं, 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर मतलब ठीक ठाक बारिश हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं, आपको पता होना चाहिए गेहूँ ठंडा जो है मौसम में लगता है, इसीलिए इसको रबी जो है फसल भी बोलते हैं। और इसके लिए जो है आपका 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर का बारिश जो है काफ़ी है। ठीक है, अच्छा उपज हो जाता है इसमें। आपका पहला स्टेटमेंट ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्याय प्रणाली की अवधारणा का सार कहाँ से लिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो स्वतंत्र न्याय प्रणाली का जो आपका कॉन्सेप्ट जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया, यूएसए के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये जो है हो जाएगा आपका जो है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित जो है स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी देख रेख में जिलों में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम रखता है, तो ये हो जाएगा आपका जो है जिलाधीश, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 32, आपको मैं बहुत बार बताया होगा ये बात। आर्टिकल 32 में 5 प्रकार के जो है रीट का प्रावधान है। रीट का मतलब होता है कि कोई आपके ऊपर गलत तरीके से कोई चीज़ इल्ज़ाम लगा दे, तो आपके पास ये अधिकार होना चाहिए कि आप जो है कोर्ट में जाके उसको दोष सिद्धि कर सके। ठीक है,
आपका दोष नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप जिला कोर्ट में नहीं जाना है रीट को जारी करने के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल उच्च न्यायालय और जो है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य लेखा अधिकारी किसके जो है आय व्यय की जांच नहीं करते हैं। तो मुख्य लेखा अधिकारी जो होता है आपका राज्य सरकार का जो आय व्यय का जांच करता है, केंद्र सरकार का करता है, नगर निगम का जांच नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन न राष्ट्रपति को किसी भी मामले की सॉरी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन न राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें जो है आपका संशोधन में 9 इसी का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए बार बार मिस्टेक हो रहा था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले में मसले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 44वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है आपका सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कह रहा है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कह रहा है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। क्या ये बात सही है? तो ये आपका जो है नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है। तो आपको पता होना चाहिए लोकतंत्र के लिए, और भाषण जो है लोकतंत्र में बहुत मायने रखता है। आपको पता होगा अब इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो मैनिफेस्टो का जो है चलेगा वर्णन कि हमारे मैनिफेस्टो में ये है, इतना बिजली देंगे, इतना नौकरी देंगे, इतना आवास देंगे, हर घर जो है आपका ये योजना वो योजना फलान ढिकान, ये सब चलते रहता है। चलिए तो लोकतंत्र में भाषण बहुत जरूरी है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था। तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कानून और व्यवस्था। कानून व्यवस्था में जो है इंडिपेंडेंट होता है राज्यपाल। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, द्विदलीय पद्धति हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए जितना ज़्यादा दल रहेगा उतना ज़्यादा लोकतंत्र के लिए सही होता है, और उसमें भी सबसे बढ़िया द्विदलीय होता है कि इस बार अगर ये काम नहीं कर रहा था अगले बार जो दूसरे दल को वोट दीजिए, चेंज करके लाइए, ताकि उसमें भी डर रहे कि हमारा भी सत्ता जा सकता है, इसलिए वो काम करे। चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राज्य, ठीक है। नागरिक शास्त्र में जो मेन अध्ययन करते हैं तो स्टेट का करते हैं। राज्य का मतलब ये नहीं समझिए कि केवल जैसे बिहार यूपी इसको राज्य बोलते हैं। नागरिक शास्त्र एक देश को ही राज्य के संज्ञा के अंतर्गत रखता है, ठीक है। इसको डीपली पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किसका था। तो आपको पता होना चाहिए ये सुझाव जो आपका अशोक मेहता समिति का था। देखिए हुआ क्या था कि जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में पंचायती राज व्यवस्था आया था, ठीक है। उसके बाद जो इसका स्टार्ट आपको राजस्थान राज्य के नागौर जिले से हुआ था, और शुरू में जो था पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय था, ठीक है, गांव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे, ठीक है। उसके बाद जो है 1977 में जो अशोक मेहता समिति का एक रिपोर्ट आया, इसके अनुसार इन्होंने कहा कि जिस राज्य का जनसंख्या जो है कम है, मतलब 20 लाख से कम है, वहाँ पे जो द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था भी उचित रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 स्तरीय करने का जरूरी नहीं है, जैसे गांव स्तर पे और जिला स्तर पे। तो वही अशोक मेहता की सिफारिश पे हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने
को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता, ये विचार किसके हैं? तो ये जो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू के विचार थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो आपको पता होना चाहिए मंत्रिमंडलीय मिशन के जो अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। कह रहा है कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, तो ये बात आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जनता ही मालिक होता है लास्ट टू लास्ट ले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी जो है होती है। क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? तो सत्ता में अगर कोई आदमी है, अगर वो सही से काम नहीं करेगा तो हार जाएगा। ठीक है, तो संभावना हो ही जाता है। देखिए सत्ता में रहता है तो आदमी क्या करता है, उसको लगता है कि हम जो कर रहा सही है, तो इसको भी मोटा मोटी सही मान सकते हैं। लेकिन इसका जो 100% जो है कुछ केस में इसका काट भी हो सकता है। आगे करा कि प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। ठीक है, सही बात है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, 18 साल से ऊपर का आदमी हो, चाहे वो 60 साल के हो, चाहे 18 साल के हो, चाहे 22 साल के हो, चाहे अंबानी का वोट हो, चाहे एक गरीब जो है शोषित आदमी का वोट हो, सबका वैल्यू एक ही है। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा खूबसूरती है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस केवल इलेक्शन के समय अपना पावर जरूर दिखा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों जो है स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही जो सिद्धांत है क्या? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका विकासवादी सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका आज के सेट का कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर विचार करना, चलिए विचार करते हैं। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 नवंबर 1949 को उस दिन हुई थी जिस दिन भारत गणतंत्र बन गया था। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो ये 49 की जगह पे ध्यान रखना है, 1950 हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट सही डेट क्या हो जाएगा? तो 26 नवंबर 1950 के दिन हुई थी। चलिए, इसलिए स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आपका। कह रहा है कि अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1949 की तरह यह पहले संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में स्थित था। तो ये आपका 100% स्टेटमेंट सही है। पहले कहा था तो आपका जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में जो था यही आपका सुप्रीम कोर्ट था। आगे कह रहा कि यह 1958 में नई दिल्ली के मथुरा रोड पर स्थित अपने वर्तमान भवन में स्थानांतरित हो गया। ये भी बात आपका सही है, ये गलत है। तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, बी और सी। तो इसी के साथ जो है साथी आप लोग का जो है क्लास 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1 खत्म होता है, और बहुत जल्दी जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी आएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोग का 6 to 8 का जो है इतिहास का महामैराथन करवाया था, जिसमें आपका क्लास 6 के इतिहास का कंप्लीट जो है चैप्टर का MCQ करवा दिया हूँ NCERT का। और बहुत जल्दी जो आपका 7th 8th का भी आपका आ जाएगा, और इसी के तरीके से ज्योग्राफी और पॉलिटी का भी करवा दूंगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं। एक तरफ से जो आपका चैप्टर वाइज जो है आपका, क्लास वाइज जो है आपका इतिहास, भूगोल और नागरिक चलता रहेगा, और इधर जो आपका प्रैक्टिस सेट भी चलता रहेगा। तो जितना मुझसे पॉसिबल मैं कर रहा हूँ, बाकी आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते रहिए, और जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।